नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी बीजेपी के सीनियर नेताओं में हैं और उनको संगठन में भी काफ़ी लंबा अनुभव है काम करने का और लगभग साढ़े 4 साल से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं। पैंडेमिक के चलते पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है और उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड रहा है। उत्तर प्रदेश के छात्रों पर भी उसका सीधा असर पड़ा है, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों पर असर पड़ा है और जिस तरह से ज़्यादातर राज्यों में और देश के बोर्ड्स ने एग्ज़ाम लिए बगैर छात्रों को पास करने का निर्णय लिया है, तो उस तरह के फैसले उत्तर प्रदेश में भी हुए हैं। मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से समझने की कोशिश करूँगा कि ऐसे बच्चे जो पास किए गए हैं, उनके हायर एजुकेशन में जाने के लिए, हायर क्लासेस में जाने के लिए किस तरह का कोई रोड मैप बनाया जा रहा है? क्या उनका फिर दोबारा एग्ज़ाम लिया जाएगा एडमिशन के पहले अगली क्लासेज में? या उनके ग्रेडिंग के आधार पर उनको एडमिशन दिया जाएगा? इन्हीं सब विषयों पर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 4-5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और लगभग सभी पार्टियां अपनी-अपनी तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन सत्तारूढ़ दल होते हुए भी जितनी तैयारी बीजेपी की दिखाई दे रही है, शायद उतनी तैयारी और किसी पार्टी की नहीं है। और बीजेपी का रैंक एंड फाइल एक बार फिर गियर अप किया जा रहा है, उसको एक्टिवेट किया जा रहा है, पूरी लीडरशिप लगी हुई है कि किस तरह से दोबारा 2022 का जब चुनाव होगा, तो उसमें पार्टी को सत्ता में वापस कराया जाए या सत्ता में वापसी हो। इन विषयों पर भी डॉक्टर साहब से समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह से पार्टी इन सभी मुद्दों पर काम करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपने भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के उन छात्रों को जो कि पैंडेमिक की वजह से जिनका एग्जाम नहीं लिया जा सकता था, उनको आपने अगली कक्षा में जाने के लिए इजाज़त दे दी है, उनको पास घोषित कर दिया है। अब अगली कक्षा में जब वे एडमिशन के लिए जाएँगे, तो उनके लिए क्या नियमावली बन रही है? किस तरह का प्रोसीजर तैयार किया जा रहा है? आपके प्रश्न 2 पार्ट में है। एक तो आपने बात सही कहा कि बहुत पुराना बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा परिषद जो हमारा प्रयागराज है, ये भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम बोर्ड और सबसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दुनिया का शायद सबसे बड़ा बोर्ड होगा, जिसमें लगभग 56 लाख से अधिक विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिला लीजिए तो वो बैठते हैं। तो ये बोर्ड में इतना भारी संख्या में जब विद्यार्थी बैठता हो तो उसकी व्यवस्थाएं भी उतनी बृहद पैमाने पर होती हैं। मैं कुछ बैकग्राउंड में, जब हम लोग 4.5 साल पहले 2017 में 19 मार्च को हमने शपथ ग्रहण किया, उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही थी और उसमें जब 20 मार्च को हम लोग बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा ऐसा था, परीक्षा केंद्रों पर भारी मात्रा में जो खुलेआम नकल का जो प्रकरण थे वो देखने में आ रहे थे और छोटी जो मेटाडोर गाड़ियां हैं उनमें भर भर कर नकल सामग्रियां परीक्षा केंद्रों से बाहर निकल रही थी जब उनमें सख्ती की गई। तो मैं इस प्रसंग को इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड हो और 100 साल का इतिहास, जबकि हम 100वें साल में चल रहे हैं, इस 100 साल में इसका गौरवशाली इतिहास रहा हो, वहाँ उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं एक खिलवाड़ सा बन गई थी। नकल एक उद्योग के रूप में सामने दिखने में आ रहा था और जो 20-25 साल 30 साल 40 साल पहले जो कोर्स पढ़ाया जाता था तो वही कोर्स पढ़ाया जाता था। कोर्स में कुछ और चीज़ें नहीं बढ़ा केवल करता था, तो हर साल पुस्तकों के दाम बढ़ जाते थे और एक एक पुस्तकों के दाम 100 हजार रुपया में उसके मूल्य हुआ करते थे और बहुत बड़ा धंधा हो गया था कि लखनऊ में मान लें दिनेश शर्मा की पुस्तक चल रही है
अंग्रेजी की तो वात्स्यन मिश्र जी की पुस्तक जो है लखीमपुर और सीतापुर में चला करती थी। पुस्तक के मामले में एक पाठ्यक्रम के बारे में एक अनियंत्रित भाव पूरे प्रदेश में व्याप्त था, इसलिए जो इसकी डिग्री की मान्यता थी उस पर भी असर पड़ रहा था, इसकी प्रतिष्ठा पे, इसकी गुडविल पे। हमने आते ही पहला काम किया कि जो नकल विहीन परीक्षा कैसे हो, इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाया। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया, उनकी मॉनिटरिंग के हर जो परीक्षा केंद्र था वहां पर कंट्रोल रूम की स्थापना की, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, 100 केंद्र को समाप्त किया गया। हर केंद्र पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट किया गया और एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम लखनऊ में बना जो पूरे प्रदेश का आंतरिक क्षेत्रों तक में चल रही परीक्षाओं का सीधा लाइव जो है निरीक्षण उनका कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था को सुनिश्चित किया। और बगैर एक विद्यार्थी को जेल भेजे पूरे प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा संपादित हो सकती है। एक बहुत बड़ा कार्य साधन करने में हम सफल बने और समय से परीक्षा 10 महीने पहले ही हम लोग घोषित कर देते थे किस तारीख को हमारी बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी और किस तारीख को समाप्त होगी और किस तारीख को प्रवेश होगा और किस तारीख को हमारा नया सत्र प्रारंभ हो जाएगा। ये पूरे 4 वर्ष हमारा नियमित रूप से चला और अब की भी हम परीक्षा समय से समाप्त करा लेते अगर माननीय हाई कोर्ट का निर्णय ना आता कि पंचायती चुनाव को कराना अपरिहार्य है पहले, तो पंचायती चुनाव के कारण हमने डेट को बढ़ाई। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण हमें आगे मई तक आना पड़ा और मई में भी स्थितियां नहीं रही कि हम परीक्षाओं का संपादन कर सकें, क्योंकि पिछले बार हमने फरवरी में ही परीक्षाओं को समाप्त कर दिया था। और पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश में परीक्षा संपादित हो पाई थी, बाकी जगह परीक्षा संपादित नहीं हुई थी। पाठ्यक्रमों का हमने बिल्कुल परिवर्तन करा, एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद जो हमारा व्यावसायिक दृष्टिकोण है उसको समावेशित करते हुए हमने परीक्षा का सुधार किया और परीक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया। जो परीक्षाएं एक महीना, 1.5 महीना या उससे भी ज़्यादा चलती थी उनको सीमित करके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मात्र 12 दिन और 15 दिन में समाप्त हों, इसकी कार्य नियोजन हमने करने में सफलता प्राप्त करी। ये हमारे परीक्षा के जो सुधार थे ये चौंकाने वाले थे और दुनिया के तमाम समाचार पत्रों में इसको शैक्षिक क्रांति का नाम दिया गया कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति करके इस प्रकार से उद्बोधित किया गया। जो पाठ्य पुस्तकें कभी 1500-2000 की मिलती थी वो मात्र 100, 150, 200 रुपए तक का मिलने लगी। यानी पुस्तकों के मूल्य में भी पूरा एक व्यापक तौर पे उनकी गिरावट हुई और जो 20 साल पहले, 15 साल पहले जो पुस्तकों के मूल्य थे उन मूल्य में पुस्तकों की उपलब्धता हुई। सरकारी स्तर पे इनकी कालाबाजारी ना हो पाए तो सरकारी स्तर के जो हमारे राजकीय विद्यालय थे उन राजकीय विद्यालयों में भी पुस्तकों को विक्रय के लिए रखा गया और सभी जगह पर समय से पुस्तकें उपलब्ध हो सकें, ये हमारी उपलब्धि के रूप में आया। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि पहली बार 100 साल के इतिहास में अब की है जब हम परीक्षाओं का संपादन नहीं कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मोटिव था कि छात्रों और शिक्षकों की, कर्मचारियों की सुरक्षा पहले है, उस दृष्टिकोण से हम लोग चले और हमने ये निश्चय किया कि विद्यार्थियों का भविष्य देखते हुए हम उनको प्रमोशन करें। उनको प्रमोट करने की प्राविधि क्या हो, हमने 6ठे से लेकर और 12वें तक का जो बच्चों को प्रवेश करने का प्रमोट करने का निश्चय किया। उसमें कक्षा 12 और कक्षा 10 के लिए प्रमोशन का फार्मूला क्या हो, इसके लिए एक कमेटी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई। आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जब 4-4.5 साल पहले आपकी सरकार बनी, आपको ये दायित्व मिला। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब आगे के क्लासेज में जो बच्चे जाएंगे तो उनके लिए क्या नियमावली बन रही है, किस तरह से उनका एडमिशन होगा, इन सब विषयों पर हम समझना चाह रहे हैं कि इसके लिए सरकार क्या सोच। विस्तृत कार्य योजना इसमें तय की गई है और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और शिक्षक
और विशेषज्ञ इसमें मौजूद हैं, उन सब ने कई हजार लोगों से पूरे प्रदेश में एक वेबसाइट खोल के सुझाव मांगे थे कि अंकन की प्रक्रिया क्या हो, मूल्यांकन का जो प्राविधि है वो क्या होनी चाहिए। और उसके बाद सबसे वेबसाइट पे खोल के सबसे सुझाव मांगे, कई हजार सुझाव आए। और उसके साथ साथ 75 पूरे जिले में जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, DIOs हैं, वो, और जो एडेड विद्यालय का एक प्राचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज का एक प्राचार्य और वित्तविहीन कॉलेज का एक प्राचार्य, और उनके साथ साथ जो हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उनको चारों के सुझाव लिए गए कि आप क्या इसमें मूल्यांकन प्राविधि होनी चाहिए, उनकी भी सुझाव प्राप्त किए हैं। इन सारे सुझावों का विश्लेषण का कार्य चल रहा है और मुझको लगता है कि हम जल्दी ही उस प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में सफलता प्राप्त करेंगे, जिसमें अंकन की प्रक्रिया क्या हो। हमारे सामने विकल्प बहुत सीमित रहे हैं, क्योंकि CBSE बोर्ड में तो मिड टर्म परीक्षाओं का इस प्रकार के आयोजन होते थे, लेकिन हमारे वहाँ पे जो प्री बोर्ड परीक्षा हमने प्रारंभ करी थी भी, तो कुछ विद्यालयों में शायद संभव ना हुई हो, लेकिन बहुत अधिकांश 99% तो हम समझते हैं प्री बोर्ड हुआ होगा, ऐसा लगता है। उसका प्रतिशत भी पूरा सही नहीं पता है, लेकिन एक आधार क्या हो, ये एक चर्चा का विषय जरूर बना है, जिससे बच्चों के जो अंकन है उनका वास्तविक मूल्यांकन की जो अंक पाते उसके हम करीब पहुंच सकें। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि उनके पिछले रिकॉर्ड्स को देखते हुए उसके आधार पर, औसत आधार पर हम अंकन की प्रक्रिया को कर सकें। फार्मूला 2-3 दिन बाद आने के बाद हम लोग अंक पत्रों को तैयार करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि हम द्वितीय सप्ताह तक, सितंबर के हम सारे रिजल्ट्स को, अगस्त के द्वितीय सप्ताह तक हम सारी जो जैसे हमने उच्च शिक्षा में किया है कि द्वितीय सप्ताह तक उच्च शिक्षा के अगस्त के सारे हमारे रिजल्ट्स आ जाएं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम जल्दी से जल्दी जुलाई और अगस्त हमारे पास जो है उसमें हम कोशिश करके जो मूल्यांकन की प्रावधि के बाद अंकन की प्रक्रिया है उसको हम संपादित कर सकें जल्दी से जल्दी। कितना समय लगेगा ये भी तय होना बाकी है, लेकिन हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल के अगली कक्षाओं में बच्चों को प्रवेश मिल सके, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं हायर एजुकेशन के बारे में भी आपसे जानना चाह रहा था कि जी, हायर एजुकेशन में तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेजेज हैं, जिनका एकेडमिक कैलेंडर काफ़ी आगे पीछे है। तो क्या सरकार उनको भी रेगुलराइज करने पर सोच रही है कि उनके भी एग्जाम समय से हो जाए, हायर एजुकेशन में भी देखिए, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम? ये हमारा सौभाग्य रहा या उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता रही, चाहे हाई स्कूल रहा हो, इंटरमीडिएट रहा हो, या कोई भी परीक्षा इंटरमीडिएट तक की रही हो, या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई भी कक्षाएं रही हों, या LLB कक्षाएं रही हों, बच्चों को कक्षाओं को बाधित नहीं होने दिया गया बिल्कुल भी। जैसे उनको ऑफलाइन टीचिंग होती थी, उसी तरीके से अनवरत रूप में हमारी और बड़े सफलता के साथ हमारी जो है वो हमारी ऑनलाइन टीचिंग चली है, और ये प्रयोग हमारा बड़ा सफल रहा है। और पहली बार बच्चों की सुविधा के लिए जो बेस्ट टीचर्स हैं, सारे प्रोफेसर्स हैं विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के, हमारे जो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ थे, उन प्रोफेसर्स के हम लोगों ने लेक्चर्स को अपलोड कराया, एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई। और आपको खुशी होगी कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नहीं तो मैं समझता हूँ कि विशालतम संग्रह जो हमारा है, 70,000 से भी ऊपर जो लेक्चर्स हैं हमारे अपलोड हुए हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में। और इसको देश के तमाम बड़े जैसे IIT खड़गपुर या इस प्रकार के लोगों ने हमसे MOU साइन किया कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी को फ्री ऑफ कास्ट बच्चे उन लेक्चर्स का, कि अगर कक्षाओं को अटेंड नहीं किया तो टीचर्स जो कक्षाओं में ऑफलाइन पढ़ाते वो उन सब्जेक्ट पे उनके लेक्चर्स को वो फ्री ऑफ कास्ट अपने यूट्यूब से या जो हमारी वेबसाइट है उससे निकाल के वो ले सकते हैं। तो टीचिंग का हर्जा नहीं हुआ, और फ्री ऑफ कास्ट जो टीचिंग मटेरियल है वो भी बच्चों को काफ़ी अच्छा प्राप्त हो सका। इसलिए जो अभी भी परीक्षा चल रही, अभी भी जो कक्षाएं चल रही हैं, बीच में हमने बाधित नहीं होने दी। आज भी हमारी उच्च शिक्षा में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा में ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, यानी अगले क्लास में भी बच्चों को जो प्रमोशन मिला है तो अगले क्लास की कक्षाएं हमारी चल रही हैं। तो हमें कोई हर्जा बच्चों का हमने टीचिंग के मामले में नहीं होने दिया। ये उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ था जिसमें हमने सफलता प्राप्त करी है।
और मुझको लगता है कि इस विषम परिस्थिति में भी हम सत्य के निमितीकरण के प्रति चिंतित भाव से जो थे उसके शुभ परिणाम आए हैं। जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसमें बच्चों को हमने जो फर्स्ट ईयर है उसमें अंडर ग्रेजुएट में भी और पोस्ट ग्रेजुएट में भी हमने उनको प्रमोट कर दिया है। और जहां पर फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं पोस्ट ग्रेजुएट में भी या अंडर ग्रेजुएट में हो चुकी थी, तो वहीं उन परीक्षाओं के अंक के आधार पर औसत अंक हमने द्वितीय वर्ष में दे दिए हैं। जहां पर पिछले बार प्रमोशन दे दिया गया था, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जहां प्रमोशन दे दिया गया था, फर्स्ट ईयर में परीक्षाएं नहीं हुई थी, तो जहां परीक्षाएं नहीं हुई थी वहां पर द्वितीय वर्ष की परीक्षा भी इस साल जो फाइनल ईयर है ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, उसके साथ में उनकी परीक्षाएं होंगी। अगर कोई विद्यार्थी जिस प्रकार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में हमने ऑप्शन दिया है, वैसे हमने उच्च शिक्षा में भी ऑप्शन दिया है। अगर कोई विद्यार्थी अपने वर्तमान जो अंकन प्रक्रिया है उससे संतुष्ट नहीं होता, और मानो उसको मिले 60 नंबर, वो समझता है कि उसको 65 नंबर मिलने चाहिए थे, तो हम परीक्षा कराएंगे उसकी सामान्य परीक्षा के साथ, या अगर स्थितियां अच्छी रहीं तो पहले भी हम करा सकते हैं, वो परीक्षा होगी। अगर मानो 2022 में भी परीक्षा होती है तो भी हम उसको 2021 के जो ईयर है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसी साल की डिग्री हम उसको देंगे और उसको बैठने का एक बार ऑप्शन देंगे कि वो परीक्षा में बैठ सके, और उसमें जो अंक आएंगे उसके वही उसके वास्तविक अंक के रूप में रहेंगे। यानी बच्चे को अंकन प्रक्रिया से अगर वो किसी प्रकार से सहमत नहीं है तो ऑफलाइन जो हमारी परीक्षा भविष्य में होगी उसमें बैठने का भी उसको अवसर मिलेगा। और या कोरोना से संक्रमित कोई विद्यार्थी है, चाहे वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में है या वो ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट में है, उसको भविष्य में परीक्षा देने का अवसर उसको प्राप्त होगा। अगर इस समय नहीं दे सकता तो भविष्य में वो परीक्षा दे सकता है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हमने किया है। ये विश्वविद्यालय में तमाम जगह पर कहीं सेमेस्टर है, कहीं पे नहीं है, या कहीं पे परीक्षा के पेपर्स पहले से बन चुके हैं, कहीं नहीं बने हैं। तमाम अलग अलग प्रक्रियाएं विश्वविद्यालय में हुआ करती थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ की कुलपतिगण पर ये छोड़ा है कि उनका प्रोसेस क्या होगा परीक्षा लेने का। वो तय करें कि वो ऑनलाइन परीक्षा करा सकते हैं, कि वो वैकल्पिक जो चुनाव का तरीका है उसको अपनाते हुए कर सकते हैं। OMR सीट के आधार पर वो परीक्षा को संपादित कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्टिव टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट करने के लिए वो प्रक्रिया अपनाते हैं। इसकी स्वेच्छा वहाँ के कुलपति को अपने जो कार्य परिषद है, जो उनके एकेडमिक काउंसिल है, उससे स्वीकृत लेके वो करने के लिए अधिकृत होंगे, ऐसा हम लोगों ने निकाला है। लेकिन परीक्षाएं संपादित होने के बाद अगस्त में के द्वितीय सप्ताह में हमारा सत्र जो है वो सितंबर में शुरू हो जाए, इसके लिए हमने निर्देशित किए हैं सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को। उसी प्रकार से हमारा प्रयत्न है कि हम सितंबर से भी पहले हम सत्र यानी अगस्त में ही हम शुरू कर सकें। ऐसा भी नियोजन हम कर सकते हैं कि हम हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट है वो निकाल के, रिजल्ट तो इसको नहीं कहेंगे, जो अंकन प्रक्रिया है उसका जो प्रतिफल है उसको निकाल के हम कर सकें। कई जगह हमारे सामने ये भी विकल्प आएगा कि ना तो परीक्षा दी है कुछ विद्यार्थियों ने, और ना ही उन्होंने जो प्री बोर्ड की परीक्षा है वो दी है, ना उनका पिछला 9th का या 9th का या 11th का उनके मार्क्स होंगे। ऐसे भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हुआ है कि उनको प्रमोट कर देंगे और उनके पास में ऑप्शन, उनको एक सिंपल सा पत्र हम प्रमोशन का देंगे कि 10वीं का है तो उसको 11वीं में प्रवेश का यानी 10वीं का प्रमोशन दिया जाता है। वो उसके पास एक प्रपत्र रहेगा और वो परीक्षा में बैठना चाहेगा तो उसके लिए भी उसको हम अधिकृत करेंगे। ये तमाम विकल्पों को तैयार करने का आशय केवल इतना मात्र है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, यानी जीवन की सुरक्षा भी हो और भविष्य में जीविका का संरक्षण भी उसको प्राप्त हो सके, उसके कैरियर के साथ भी खिलवाड़ ना हो सके। ये दोनों चीजों को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये व्यवस्था मेडिकल स्टूडेंट्स को भी लागू होगी इसी तरह की? देखिए, मेडिकल और टेक्निकल और मैनेजमेंट के, जैसे मैनेजमेंट के कोई कोर्सेज चल रहे हैं तो उसमें जो टेक्निकल एजुकेशन निर्णय लेगा परीक्षा का प्रोसेस का, जैसे टेक्निकल ने तो शायद ऑनलाइन लिया है, टेक्निकल की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होंगी। जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हमारी उच्च शिक्षा
में जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट परीक्षाएं होंगी वो मात्र 1 से 1.5 घंटे के बीच में ही होंगी, इससे ऊपर नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें हमने अलग, हमारा प्रोसेस है, टेक्निकल का और मेडिकल का प्रोसेस अलग है। उनकी काउंसिल जो निर्णय लेती है वो मान्य होगा, यानी मेडिकल काउंसिल जो निर्णय लेती है वो उनके वहाँ प्रोसेस लागू होगा। जो टेक्निकल बोर्ड है जो निर्णय लेता है वो टेक्निकल के बच्चों पर वो लागू होगा और मैनेजमेंट के बच्चों पर वही लागू होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा पॉलिटिकल कुछ सवाल है, हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में भी अपनी राय जाहिर करें। अगर हम इस समय उत्तर प्रदेश के हालात की बात करें तो आज भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में विकल्पहीनता की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है 2022 के चुनाव में। बावजूद इसके क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से पैनिक रिएक्शन देखने को मिल रहा है? अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताने के बजाय दूसरे दलों से नेताओं को लाने की कोशिश हो रही है। उन नेताओं को लाने की कोशिश हो रही है जो नेता कल तक की बीजेपी की सरकार की, बीजेपी के नेतृत्व की तीखी आलोचना करते रहे हैं। बीजेपी के सरकार पर जातिवादी होने के आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है या उन नेताओं को पार्टी में लाने की कोशिश हो रही है जिन लोगों ने कि कुछ दिन पहले गठबंधन से अलग होने का फैसला किया और जब गठबंधन से अलग हुए तो वे बीजेपी के नेतृत्व पर, बीजेपी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आज फिर पार्टी उन्हीं के दरवाजे पर खड़ी है और उनकी चिरौरी कर रही है, उनको दोबारा पार्टी में और गठबंधन में शामिल करने की कोशिश हो रही है। तो पार्टी के अंदर इतनी बेचैनी क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है? मुझको लगता है कि आपने जो सोशल मीडिया और कुछ समाचार पत्र या कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की खबरों का के संदर्भ में ही ये बात कही होगी। मैं समझता हूँ शायद मीडिया में हलचल जरूर रही होगी, लेकिन ना तो सरकार में कभी कोई हलचल रही है 4.5 वर्ष में और ना ही संगठन में कोई हलचल रही है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक के काम करने वाले कैडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ व्यक्ति विशेष निर्णय नहीं लिया करते, यहाँ सामूहिक निर्णय होता है और एक छोटा सा भी व्यक्ति अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार ऊपर तक के नेतृत्व के सामने रखता है। इसलिए इस प्रकार की मैं तो स्वयं आश्चर्यचकित था कि ये निर्णय हो गया, वो निर्णय हो गया। मैं भी एक कोर ग्रुप का सदस्य हूँ और उसमें जो चर्चाएं आती हैं, आज तक जो खबरें मैं देखता था उनकी ना तो कोई जिसको कहते हैं कि शुरुआत थी, ना कोई अंत था। और इस प्रकार की चर्चाओं को मैं समझता हूँ क्यों हो रही थी, ये तो चर्चा करने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और बीजेपी में जो निर्णय हैं वो सर्वमान्य सबको होते हैं। अब आप कह रहे हैं कि किसी के दरवाजे पर जाना और किसी के दरवाजे पर आना, ये पार्टी कभी नहीं करती। पार्टी समावेशी स्वरूप धारण करके आगे चलती है। और मैंने कहा ना कि ये समुद्र है और समुद्र में आप जानते हैं कि नदियां मिलके एक विशाल रूप आकृति देती हैं और वो प्रक्रिया पार्टी में हमेशा रही है कि दूसरे लोग अगर हमारे कार्यशैली से, हमारे काम करने की प्रक्रियाओं से, हमारे मुख्यमंत्री और सरकार के द्वारा कोरोना के समय किए गए मैनेजमेंट और कार्यों से प्रभावित होते हैं, मोदी जी के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक निर्णयों से प्रभावित होकर हमारे साथ आते हैं, तो हम गुण दोष के आधार पर उनका विश्लेषण करके उनको अपने साथ रखते हैं। लेकिन ये कहना कि हम कोई ना तो हमने कोई अभियान चलाया है और ना ही कोई हम क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी हैं, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है। लेकिन आपने देखा होगा बीजेपी में जो आया वो बीजेपी परिवार का होकर रह गया। कितने लोग हमारे दूसरे दलों से आए थे पिछले चुनाव में, आज आप देखें एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपको लगेगा कि तो 20-50 साल के शायद पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर रहे होंगे। आप किसी को भी दे सकते हैं, मैं वैसे के सबके नाम लेके नहीं कहना चाहता हूँ। आप कहीं पे लीजिए, रीता बहुगुणा जी आई हैं, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं, तमाम लोग, मैं एक एक का नाम कैसे लूँ, तमाम लोग ऐसे आए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता आए हैं जो कोई विभिन्न दलों से आए
हमारी नीतियों के कारण, और आज पार्टी के एक मजबूत स्तंभ बन के काम कर रहे हैं। तो बीजेपी उस तरह की पार्टी नहीं है। बीजेपी की नीति रीति सिद्धांतों के आधार पर कोई समझौता नहीं हुआ करता, कोई शर्तों के आधार पर किसी का समावेशन नहीं होता। जो आता है हमारी नीतियों और हमारे सिद्धांतों पर सहमति है, उसके आधार पर हम लोगों को आपस में शामिल करते हैं, उनको पूरा सम्मान देते हैं और उनका पूरा उपयोग करने की कोशिश पार्टी संगठन करता है। तो ये मिथ्या वर्णन है कि यहाँ पर उथल पुथल है। हमारी सक्रियता को, हमारे काम करने की शैली को विपक्ष की आज ये घबराहट का परिचायक है, वो उथल पुथल का नाम देती है, जबकि वो पार्टी की सक्रियता है। सक्रियता क्यों है कि आज घरों के एसी एयर कंडीशन कमरे में बैठकर लोग कोरोना से संक्रमण काल में, पूरा 2020 बीत गया, 2021 में भी जो हमारा संक्रमण आया, आप एक भी विपक्ष के नेता का नाम ले लीजिए, वो अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं गए होंगे। और घरों में एयर कंडीशन में बैठकर, दिल्ली के तख्ते ताउस पे बैठकर, कभी वैक्सीन नहीं आ पाएगी, मोदी झूठ बोलते हैं, मोदी जी झूठ बोलते हैं, वैक्सीन आएगी तो खतरनाक होगी, भारत जो है वो वैक्सीन बना ही नहीं सकता, भारत नकल कर रहा है, ये झूठा छलावा कर रहे हैं, वैक्सीन आएगी तो बड़ी महंगी मिलेगी, किसी के अमीरों के लिए बना रहे हैं, ये कैपिटलिस्ट के लिए बना रहे हैं, वैक्सीन लगाएंगे तो यहां तक का कुछ कार्यकर्ता किसी पार्टी के बोलने लगे कि वो व्यक्ति को कि वो नपुंसक हो जाएगा, उसको बीमारी हो जाएगी, दौरा पड़ जाएगा, किस किस प्रकार के विश्लेषण करके दिग्भ्रमित करने का। ये बीजेपी की वैक्सीन है, हमारी सरकार आएगी तो मेरी वैक्सीन लगेगी, कार्यकर्ता बहिष्कार करें, इस प्रकार के वक्तव्यों से दुष्प्रचार करने का काम लोगों ने किया। बीजेपी का कार्यकर्ता क्या कर रहा था, बीजेपी का प्रतिनिधि क्या कर रहा था, गांव-गांव, सड़क-सड़क, मोहल्ले-मोहल्ले विचरण कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या हुआ, हमारे सैकड़ों की तादाद में पार्टी के पदाधिकारी संक्रमित हुए, पार्टी के पदाधिकारी का मृत्यु हुआ है। मैं रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, तो अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, लेकिन स्वयं सेवक ने दूसरों के प्राण रक्षा के लिए अपने कर्तव्य बोध से विमुख नहीं हुआ। 6-6, 7-7 हमारे विधायक हमसे बिछुड़ गए, 3-3 मंत्री हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन सेवा ही संगठन नाम का कार्यक्रम चलाया हम लोगों ने। आज किसी गांव में आप चले जाइए, बीजेपी का कार्यकर्ता मेडिकल किट बांटता हुआ दिखाई पड़ेगा, मास्क बांटते दिखाई पड़ेगा, सैनिटाइजर बांटता हुआ दिखाई पड़ेगा, सैनिटाइजेशन कराते हुए दिखाई पड़ेगा, सफाई कराते हुए दिखाई पड़ेगा, जन जागरण करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीजेपी के विधायक अपनी विधायक निधि से एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एडॉप्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। आज 486 से ऊपर ऑक्सीजन प्लांट एक साल के अंदर, चमत्कार हो रहा है क्या? इसको बोलने में किसी को कुछ नहीं लगता क्या कि 486 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हो उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में, यानी हम अपनी क्षमता से कहीं अधिक अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हैं। हमारे 200-250 के आसपास तो क्रियाशील होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, 33-34 के आसपास शुरू हो चुके हैं। आज चाहे रेमडेसिविर का हो, चाहे किसी प्रकार की जो हमारे जो ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस या येलो फंगस की दवा हो, उनके इंतजाम हो रहे हैं। तीसरी लहर का प्रकोप की संभावनाएं कुछ लोग व्यक्त कर रहे थे। अभी से हम लोगों ने 100 बेड्स जो अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें पीकू बेड्स की स्थापना अभी से हमने प्रारंभ कर दी। कई जगह बन भी गए, कई जगह हमने 50 अगर महिलाओं के लिए तो 50 बच्चों के लिए तो 50 अन्यत्र के लिए 150 बेड्स भी शुरू कराए। एक साल पहले अगर आप मार्च में देखो तो मार्च में आगरा में पहला पॉजिटिव मरीज आया था। मैं आगरा का प्रभारी हूँ। हम लोगों ने सोचा कि इसका पॉजिटिव का जो मरीज है, इसके सिम्टम्स हैं, इसकी टेस्टिंग कहाँ कराई जाए, तो उसके टेस्टिंग का जो नमूना था वो भेजा गया पुणे में, और पुणे से टेस्टिंग होकर वो 1 हफ्ते में आया, और जब पता चला वो संक्रमित है तो उसको इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश में अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, उसको दिल्ली भेजा गया। 1 साल के अल्प अवधि में युद्ध स्तर पे मैं कहूंगा आज लाखों की संख्या में हमारे पास बेड्स हैं, L1, L2, L3। आगरा के 3-4 जिलों में, मैं पूरी बात संक्षेप में समाप्त कर रहा हूं, 3-4 जिलों में ही केवल वेंटिलेटर थे, आज 75 जिलों में वेंटिलेटर हैं। आज पूरे 75 जिलों में ऑक्सीजन बेड्स हमारे पास में मौजूद हैं। ये चमत्कार हुआ है। कई जगह पे हमने एक्सपेंशन करके बेड्स को बढ़ाए हैं, दवा को मुफ्त में कोरोना का इलाज किए हैं,
जिनकी मृत्यु हुई, हमारे ड्यूटी के समय उन कर्मचारियों को हम लोग नियुक्ति दे रहे हैं। कई जगह पे तो 4,000 रुपए का, जिनके माता पिता दोनों नहीं रहे, हम पेंशन देने का काम कर रहे हैं। 1,000 रुपए हम गरीबों के खातों में पहुंचाने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके। 5-5 किलो राशन हम उनको 3 महीने तक का पर यूनिट हम उनको प्रदान कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत काम जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी सरकार कर रही है। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं एक लाइन में देना चाहूंगा। इसके लिए विपक्ष में खलबली है। अब वो कभी कोरोना मैनेजमेंट में अगर वो अब वो जो है वो आपत्ति नहीं दिखा पाते, उसका कमी नहीं दिखा पाते, तो सीधे वो पहुंच जाते हैं फिर राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट पे। कभी वो पहुंच जाते हैं मोदी जी पे व्यक्तिगत आक्षेप पर, कभी वो पहुंच जाते हैं बीजेपी के आपसी द्वंद्व को दिखाने के झूठी समाचारों पर। तो ये दुष्प्रचार जो मिथ्या वर्णन है, इसका कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार पर नहीं पड़ने वाला। हमारा कार्यकर्ता, हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता चुनाव नहीं, सुरक्षा है कार्यकर्ताओं, हमारी जनता की, और उनको कोरोना ऐसे संक्रमण महामारी से निजात दिलाना ये हमारा कर्तव्य है। उसका हम प्रतिपालन कर रहे हैं। हम काम करेंगे, जनता हमारे सामने हमारे पक्ष में खड़ी होगी। अब इसको ये चुनाव की तैयारी का नाम दें तो ये उनका अपना काम है। वो घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, अपने वहां पर अपने गांव तक पे कोई नहीं निकल रहा। इन लोगों से पूछना चाहिए, बड़े बड़े नेताओं, उनके नाम लेके मैं नहीं कहूंगा, इन लोगों को पूछिए कि आपने चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, इतनी बड़ी बड़ी महामारी आई थी क्या केवल आप घर में बैठ के? योगी जी ने क्या किया? योगी जी ने तो पॉजिटिव होने के बावजूद भी, पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी वहां पर नहीं गए। पॉजिटिव होने के बावजूद वो वर्चुअल जुड़े रहे। जिस दिन निगेटिव हुए उसी दिन से दौरे करते करते कई हजार किलोमीटर की दौरा करने के बाद एक एक जिले में व्यवस्थाओं का सुपरविजन किया। हमारा सारा मंत्री, कोई मंत्री ऐसा नहीं है जो अपने जिले के जो प्रभार जिले हैं उसमें मॉनिटर न कर रहा। विपक्ष भी बताएगा क्या कि उन्होंने क्या किया है। ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, इसमें दो तीन बातें हैं, आपने बहुत विस्तार से बताई भी है। पहला तो एक, हम चाहते हैं कि आगरा एक मेडिकल कॉलेज के बारे में, आगरा के एक हॉस्पिटल के बारे में खबर आई थी कि वहां पर मॉक ड्रिल के चलते काफी मरीजों की मौत हो गई, ऑक्सीजन बंद कर दिया गया था। उसकी शायद कोई जांच वांच हो रही है, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई अस्पताल के खिलाफ? देखिए, सारे उसके रिकॉर्ड्स प्रबंधन मौजूद हैं, सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कि उस दिन पूरे आगरा में कितनी डेथ हुई, नगर निगम में के उसमें भी दर्ज है। और जो सरकार के द्वारा जो हर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें भी कितनी मृत्यु होती है वो दर्ज होता है। जो भर्ती होता है उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर जैसे बात आ रही थी, कुछ लोगों ने कहा कि 22 मृत्यु हुई, तो 22 के सर्टिफिकेट तो होंगे इनको जारी हुए, तो वो अभी तक का प्राप्त नहीं हुए हैं। जिलाधिकारी के स्तर पर एक जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अभी केवल आरोपों के आधार, अभी जो आरोप आए थे और उनकी जो प्रारंभिक जांच उन्होंने प्रारंभ की है, तब तक उनको हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। अभी जिलाधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद ही कोई किसी प्रकार की घटना आएगी, क्योंकि वहां पर जो जिलाधिकारी ने वक्तव्य दिया है उसमें काफी कम मृत्यु का जो आंकड़ा है वो उस दिन वहां पर रिकॉर्डेड है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रायोरिटी है वो चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि जनता की जान बचाना है। और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी वही काम कर रही है, जनता के जान की चिंता कर रही है। उसके लिए सैनिटाइजर और मास्क, कोई सारी चीजें गांव स्तर तक वो बांटी जा रही है। बहुत अच्छी बात है। और ये जो मूल दर्शन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अगर उस पर पार्टी चल रही है तो ये बहुत काबिले तारीफ है। तो लेकिन ये जो एहसास हुआ है पार्टी को, ये क्या बंगाल के चुनाव परिणाम आने के बाद हुआ है? क्या क्या चीज हुआ है पार्टी को? कि चुनाव प्रायोरिटी में न लिया जाए, जनता की जान बचाना प्रायोरिटी में रखा जाए। देखिए, मैं एक दुष्प्रचार के बारे में आपको स्पष्ट करूं। अभी जो पिछले विभिन्न प्रदेशों के चुनाव हुए थे, आप जानते हैं, तो उसमें केवल हमारे पास में जो सरकार थी वो हमारी सरकार केवल आसाम में थी। और बंगाल, जहाँ के लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार गई, उन लोगों को मैं कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दें कि बंगाल जहाँ पे हमारे पास केवल 3 सीटें थी और हमारे पास कुछ पॉइंट में, हमारे पास परसेंट में हमारे पास मत थे,
उस बंगाल में हमने 76 सीटें हमने प्राप्त करी हैं और प्रमुख प्रतिपक्षी दल में हमारा परसेंटेज सत्तारूढ़ दल के प्राप्त जो मत प्रतिशत है उनसे थोड़ा ही कम है। तो ये हमारी एक प्रकार की बहुत बड़ी सफलता है और हमने आसाम के साथ साथ एक नया राज्य भी हमारी सरकार बनी, पुडुचेरी में भी हम सरकार में शामिल हुए। तो उन चुनावों को कहना चाहिए बीजेपी की विजय हुई और उन चुनाव के साथ जहां जहां उपचुनाव हुए हम सब उपचुनाव जीते हैं, चाहे वो गुजरात में हुए हों, चाहे कर्नाटका में हुए हों, चाहे मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए बाकी जितने प्रदेशों में हुए हों, सारी जगह हम चुनाव जीत गए। अब हम चुनाव सारा जीते हैं तो उस जीत को इस प्रकार से करना कि बंगाल में हार गए साहब इसलिए बीजेपी हतोत्साहित हो गई। अरे साहब बंगाल में तो हम काफी बड़े हैं और ऐसे राज्य में जहां डिक्टेटरशिप, जहां दूसरी कश्मीर बना का वातावरण तैयार करने का षड्यंत्र चल रहा हो, ऐसी जगह पर हम केवल अकेले बीजेपी थी आज जिसने फाइट किया है। कांग्रेस तो प्रचार करने का साहस नहीं कर पाई। ये कम्युनिस्ट जो वहां 20 साल 15 साल जिन्होंने शासन किया था वहां चुनाव प्रचार तक करने नहीं गए। ये किस चीज के लिए बोलने का इनको अधिकार है? बीजेपी ने साहस करके अपने कार्यकर्ताओं का बलिदान देके वहां पर उस जो उसको कहना चाहिए तानाशाही जो राज्य सत्ता थी उसका प्रतिकार करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करी। तो ये कहना कि बीजेपी ने कहीं से सीख लिए, हम सीख नहीं लेते, हमारी मन मानसिकता में ये कूट कूट कर बसा है। और जो हम लोग संघ प्रवेश परिवेश से आते हैं जहां स्वयं सेवक का काम ही होता है सेवा भाव प्रथम वरीयता और दूसरों के लिए अपने को अर्पित करना, राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करना, ये भावना को लेकर जो कार्य करने वाला उत्प्रेरित होकर कार्यकर्ता जब निकलता है तो वो दूसरों से अलग दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हमने कहीं से प्रेरणा या सीख नहीं ली है, ये स्वयं से हमारी व्यवस्थाएं रही, हर जगह पर रही है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल है, एक काफी चर्चा है कि बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है वो उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है कि आने वाले भविष्य में शायद उसको संगठन और में काम करने के लिए रिजर्वेशन की मांग करनी पड़ेगी क्योंकि आयातित लोगों की बहुतायत होती जा रही है संगठन में, खासतौर से चुनाव के मौके पर। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं समझता हूँ ये भी लोगों के दुष्प्रचार का एक वो है। बीजेपी में एक व्यक्ति को हम शामिल करते हैं तो इतना प्रोपेगेंडा मच जाता है, खलबली मच जाती है लोगों में और लोग सैकड़ों की तादाद में शामिल कराने की कोशिश करते हैं, उनकी चर्चा तक नहीं होती क्योंकि उनका अस्तित्व तो नहीं है। हमारा कार्यकर्ता ही हमारा आधार है और बीजेपी के शायद एकमात्र पार्टी है जहां का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता भी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करने का अधिकार रखता है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में ना तो किसी प्रकार अगर असंतोष होता माननीय वासिन जी, तो आप देखो अभी उपचुनाव हुए थे 11 सीटों में, 11 या 13 कितने हुए थे, हमने एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीट हम जीत गए। उपचुनाव के अभी तो महीने 2 महीना हुआ, 2 महीना 2 महीना 2.5 महीना हुआ होगा, उसमें हम जीते हैं। उसके पहले उपचुनाव हुए थे वो भी सारा हम जीत गए थे। उसके पहले एमएलसी चुनाव हुआ तो वो सारा हम जीत गए थे। उसके पहले 19 का लोकसभा चुनाव हुआ तो हम 66 के आसपास 60 से ऊपर सीटों को हमने प्राप्त किया था। उससे पहले 2017 के चुनाव हुए थे, हम इतनी सत्ता में आए थे। तो कार्यकर्ता अगर हमारे साथ नहीं होता तो हमको जिताता कौन? जाहिर सी बात है हमारे कार्यकर्ता और हमारी महान जनता ने हमें दिखाया। तो ये कार्यकर्ताओं के असंतोष की बात करने वाले जो लोग हैं वो पराजित भाव से और विक्षिप्त अवस्था में इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रलाप चुनावी परिदृश्य में होता रहेगा और आप सुनते रहेंगे और विभिन्न प्रकार के मीडिया तंत्र उसका विश्लेषण अपने अपने शब्दों में करके अपने अपने निष्कर्ष भी निकालेंगे। लेकिन हमारा निष्कर्ष एक ही है, हमारा आधार है कार्यकर्ता, हमारा जो उपलब्धि है वो है हमारा विकास कार्य और जो हमारा सोच है वो है राष्ट्र के प्रति समर्पण और ये सारा चीजें जाति विहीन व्यवस्था में हम सफलता प्राप्त करेंगे। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है कि तो क्या इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को चुनाव के पहले मंत्रिमंडल में शामिल करने की कोई योजना है क्या? नहीं, मैंने आप लोगों के माध्यम से इस प्रकार की चर्चाओं को सुना है
पार्टी स्तर पर कहीं चर्चा हुई हो उसमें मेरी सहभागिता कहीं नहीं रही है। और ये हमेशा संगठन और शासन का या मुख्यमंत्री का अधिकार हर जगह होता है कि वो संगठन में परिवर्तन हो या सरकार में परिवर्तन हो, उसको करने के लिए अधिकृत होता है। तो कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसका निर्णय लेते हैं। लेकिन इस प्रकार की चर्चाओं को हमने आपके लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से सुना है। पार्टी स्तर पर किसी प्रकार की चर्चा का सहभागी मैं नहीं बना हूं और ना ही मैंने सुना है। पार्टी के बहुत सारे फोरम पे मैं हूं और मैंने किसी फोरम पर इस प्रकार की चर्चाओं को अभी तक तो नहीं सुना है। भविष्य में किसी प्रकार निर्णय होगा तो हमारा जो संगठन का नेतृत्व है और जो सरकार का नेतृत्व है वो बहुत सक्षम है और वो गुण दोष के आधार पर जो भी प्रदेश के हित में होगा वो करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आपका।